क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। भाई, गांव में बड़ा डर का माहौल है। लोगों को जगह जगह इच्छाधारी नागिन दिखाई दे रही है। सब फालतू की बातें हैं, मत विश्वास कर बातों पर। चाय। विशाखा, हाँ माँ जी आई। बेटा जल्दी करो, नाश्ते में लेट हो रहा है। आई माँ जी। राकेश कहाँ रह गए? मैं बुलाती हूँ। राकेश, राकेश। कितनी बार मना किया है, देवर को नाम से नहीं पुकारते हैं। आ जाएगा वो। आया भाभी, क्या बनाया नाश्ते में? माँ ऐसा नहीं है, मैंने ही भाभी को बोला, मैं छोटा हूँ ना, तो मैंने बोला मुझे नाम से ही बुलाया करो। ठीक है, नाश्ता कर ले। हाँ। तेरी पसंद का बनाए। भाभी, आप कहाँ जा रहे हो? वो मैं कुछ नहीं, हमेशा की तरह आपका यही है, हमें गरम नाश्ता देके खुद ठंडा खाते हो। अरे आओ बैठो, खाओ हमारे साथ। आओ। अच्छा मैम, मैं ना काम से पास वाले गांव में जाऊंगा, तो आते आते मुझे शाम हो जाएगी। और शाम होते ही तेरे वो लफंडर दोस्त आ जाएंगे। फिर उनसे बात करते करते तू घर आना भूल जाएगा और तुझे याद ही नहीं रहेगा कि घर पर तेरी माँ भी है, जिसकी सेवा सिर्फ तुझे करनी है, समझा? ऐसा नहीं है माँ, और आप ना फालतू में टीटू और मनीष को गाली देते रहते हो। अरे अच्छे लड़के हैं वो। खूब जानती हूँ कितने अच्छे लड़के हैं वो, एक नंबर के नालायक हैं दोनों। आप ये लो, आप पराठे खाओ। तू भी ले। मूड में हो दोनों। राकेश भाई, हम तीनों कब से दोस्त? स्कूल से। और हम दोनों पी कब से रहे? अरे तुम दोनों तो स्कूल से ही पी रहे हो। तो स्कूल से ही हमारा सिर्फ चखना ही खाता आ रहा है। अब साले तुम दोनों को मेरे चखना खाने से ही प्रॉब्लम है। ये ले साले, नहीं खा। अबे तू तो गुस्सा हो गया। आजकल बात बात पर लड़कियों की तरह नाराज हो जाता है। क्या हुआ बता? साले तुम दोनों को तो सब कुछ पता ही है यार। क्या? दर्श भैया फैमिली की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के पता नहीं बम्बई में क्या कर रहे हैं। ना 1 रुपए भेजते हैं, ना घर आते हैं, और अब तो भाई फोन पे भी बात करना ना बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। साला अकेले ना ऐसा घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा है यार। दर्श भैया आधी जिम्मेदारी बांट लेते ना, आसान हो जाता है। अरे विशाखा भाभी, आप बस भाभी आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, हम ले आते ना जाके। अगर आप ऐसे ही बर्फ लाते ले जाते रहोगे तो एंजॉय कब करोगे? इसलिए मैं ले आई। अगर और कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा, ठीक है? तुम लोग बातें करो, जरा आते हैं करके। राकेश भाई, ये बता, विशाखा भाभी का क्या? उन्हें भी तो यहाँ अकेला छोड़ गया ना तेरे उस नकारे भाई ने। तेरे को पता है कि लोग क्या क्या बातें करते हैं उनके बारे में? और ऊपर से इतनी खूबसूरत भी है वो। अब मतलब
गांव का हर मर्द उनके आगे पीछे से मधुमक्खी जैसे घूमता रहता है। अरे टीटू भैया, कुछ चाहिए था आपको? नहीं, वो दर्श जी, आज भी आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 15 दिन हो गए आपसे बात किए, अब तो आप मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देते। आखिर बात क्या है? मोहन जी, ओहो जाने मन, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? अरे कहो तो हम छोड़ दें। अरे सुनो तो, हेलो। अरे इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? आज तुम मचे ही हंस रहे हो। अरे मोहिनी सुनो, मोहिनी, अरे कहाँ? मोहिनी सुनो, अरे सुनो मोहिनी, अरे मेरी बात सुनो मोहिनी। मोहिनी ये कहाँ गई? सुंदरी कहाँ हो? अरे क्यों आंख मिचोली खेल रही हो? दिखाओ तो सही। ये कहाँ गए हो गई यार? अरे सुंदरी, अरे सुंदरी, कौन है? कौन है? कौन है? ये माथे पे निशान, इसको तो सांप ने काटा है। बहुत टेंशन हो रही है यार। थोड़ा जब से उसने लाश देखी है ना, उसका तो बुखार उतर ही नहीं रहा। लोग कहते हैं ये किसी इच्छाधारी नागिन का काम है। चल अंदर चल के देख लेते हैं। कौन है? अबे टीटू, क्या तो हुआ? वैसे बड़ा तो रमखाम बनता था। हाँ? अबे कुछ बुखार उखार नहीं है इसे, नौटंकी। भाई मजाक मत करो यार, तुम्हें पता भी है उसने उस मगन लाल के साथ क्या किया है? क्या किया? भाई
अभी भी आंखें बंद करता हूँ ना तो उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। वो ना जरूर किसी इच्छाधारी नागिन का काम है। अबे क्या तू गांव वालों की तरह फालतू बातें कर रहा है? ये इच्छाधारी नाग नागिन कुछ होता है? अबे बताना इसे। हाँ कुछ नहीं होता उसे यार। बस सांप ने काटा था और अब तो पुलिस ने केस भी बंद कर दिया। खिचड़ी आई है घर से तुम्हारे लिए। देख ना, खोलू? ये ले, तेरी भाभी का कॉल भी आ गया। कैसे है टीटू भैया? अब तबीयत ठीक है? मैंने आपके लिए स्पेशल खिचड़ी बनाई है, खा लीजिएगा। बस भाभी, आपको देख लिया मन खुश हो गया। सही कह रहा है। अरे मतलब मन खुश हो गया इसका। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। राकेश तो घर पर नहीं है। हाँ पता है भाभी, अभी अभी मेरी बात हुई उससे। उसने कहा है कि वो अभी थोड़ी देर में आ रहा है, तब तक मैं घर पर इंतजार करूं उसका। हाँ हाँ, आइए ना। अब आपकी तबीयत कैसी है? सच कहूं तो आपके हाथों की खिचड़ी खाकर एकदम मस्त हो गया। आंटी जी नहीं है घर पर क्या? हाँ, वो माँ जी सत्संग में गई हैं, आते ही होंगी। आप बैठे ना, और कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। वैसे क्या क्या मिल सकता है? अमृत से लेकर जहर तक सब दे सकती हूँ। मेरे तो नाम में ही विष है। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? आप तो डर गए। मैं मजाक कर रही थी। मैं कुछ काम निपटा कर आती हूँ। हाँ, तो चाहिए था आपको? आपने ही तो कहा था ना क्या कहा था? कि आप देंगी। आप क्या देने की बात कर रहे हैं? सब कुछ। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? टीटू प्लीज मत करिए, प्लीज। अच्छा लगेगा आपको? छोड़िए मुझे, छोड़। विशाखा, मैं आ गई। माजी, अरे लाइट कैसी चली गई? कुछ दिख क्यों नहीं रहा? शायद तो नहीं आ रही है। नहीं यार, कौन है? कौन है?
कौन है? कौन है? पता नहीं कौन था। भीड़ किस चीज की है? टीटू 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 पता नहीं क्या हो गया है मेरे पति को, बाहर जाते ही मुझसे बात करना ही बंद कर देते हैं। क्या बात है राकेश, नींद नहीं आ रही तुम्हें? 5 साल का था मैं जब पहली बार टीटू से स्कूल में मिला था। तब से यार था वो मेरा। टीटू का पड़ोसी सबसे कह रहा है कि उस रात उसने किसी औरत को वहां जाते हुए देखा था और उसके तुरंत बाद टीटू के चीखने की आवाज आई। सांप के काटने से पिछले 1 हफ्ते में गांव में 2 मौत हो चुकी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव में चल क्या रहा है। भाभी, आप इच्छाधारी नागिन में विश्वास करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वही तो, मैं भी वही कह रहा हूँ, ये सब सिर्फ झूठी कहानियां हैं। देखिए, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। ये गलत है भाभी। कुछ गलत नहीं है। अरे वाह, अकेले अकेले सेल्फी ले रहे हो? हाँ हाँ भाभी, वो पोस्ट करना है ना तो। मेरे साथ सेल्फी नहीं लोगे? हाँ हाँ, लेते हैं ना।
नागिन साहब कोई है? खिड़की से इच्छाधारी नागिन घुस गई है। विशाखा विशाखा कहाँ? अरे क्यों शोर मचा रहे हो? कहाँ है नागिन? आपके इस घर में इच्छाधारी नागिन घुस गई है। हमारे घर में? हे भगवान! क्या हो गया माँ जी, आप लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? क्या हुआ? वो आपके घर में नागिन घुस गई है। हमारे घर में नागिन? ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखी है, इच्छाधारी नागिन गई है इधर। मैंने कहा ना, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ जी वो क्या है ना कि आजकल पूरे गांव में ना नागिन की बात फैली हुई है, तो बस गलतफहमी हो गई होगी। कुछ तो गड़बड़ है। भाई गांव में बड़ा डर का माहौल है, लोगों को जगह जगह इच्छाधारी नागिन दिखाई दे रही है। सब फालतू की बातें हैं, मत विश्वास कर बातों पर। चाय। वो नाग पंचमी आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पूजा रखवाई लेता हूँ। अबे मैं तो नहीं विश्वास करता ये नागिन वागिन वाली बातों पे, तू भी मत कर। पर अगर गांव वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है, तो क्या पता सच भी हो सकता है। पर भाभी, कल रात में तो आपने बोला था उस चौकीदार से कि उसकी ये गलत फहमी थी। देखिए, कहीं तो आग लगी, कभी तो धुआं उठ रहा है। सावधानी रखने में क्या तकलीफ है? हाँ राकेश, भाभी सही कह रही, दुर्घटना से सावधानी भली। पानी पीजिए। कहाँ 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 है नागिन? ये मेरी पल्लू से हुआ है। पल्लू से? नहीं नहीं, ये देख, खून है, खून। माँ जी ये खून नहीं है, ये देख, ये मेरी साड़ी का रंग है। वो मैं बाथरूम गई थी ना, तो मेरी पल्लू पानी से भीग गई और साड़ी ने रंग छोड़ दिया। नहीं है ना, तो बस इसीलिए ये जमीन पर लग गई। कोई नागिन नहीं है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, पानी पीजिए। इस टाइम पर दूध कौन पी रहा है? मैं। तुम? वो माँ जी,
वो मैं ना कहीं मैंने पढ़ा था ना कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है, तो बस इसीलिए पीना शुरू किया। हमारे घर में ये सब क्या? माँ जी आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए, जाइए। भगवान, हे भगवान, मेरे घर को बचाना भगवान। क्या क्या हो गया? कहाँ कहाँ है नागिन? कहाँ? वहाँ तो कुछ नहीं है। अभी दिया आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। अंदर गया विशाखा के कमरे में। अरे माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? कहाँ नागिन? कहाँ नागिन है? अंदर तेरे कमरे में। कैसे तू आई अभी? मेरे कमरे में कोई नागिन नहीं है माँ जी, अगर होती तो मुझे दिखाई देती ना। कोई नागिन नहीं है मेरे कमरे में, आप आइए देख लीजिए। माँ, आइए देख लेते हैं, मैं हूँ तसल्ली हो ना, जाएगी। आइए। नहीं माँ शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, हम है ना, तो शांत रहो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। आइए माँ जी आइए, देखिए ये देखिए, है कुछ नहीं है मेरे कमरे में, कुछ भी नहीं है। यही तो थी बेटा, मेरा वहम नहीं है, वो पक्का इच्छाधारी नागिन थी। मैंने इसे सुना है, इच्छाधारी नागिन गायब भी हो जाती है, वही होगी। आप शांत हो जाओ माँ, बहुत रात हो गई, चलो आप सो जाना, आपकी तबीयत खराब हो रही, आप देख रहे हो अपने आप को। हाँ आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। राकेश आप ले जाइए। हाँ नमस्कार, मैं सुशांत सिंह। इंसान हो या जानवर, प्यार की जरूरत तो सभी को होती है। इधर जहां विशाखा और राकेश का प्रेम परवान चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर में किसी इच्छाधारी नागिन के बारे में एक अफवाह जोरों से फैल रही। कुछ लोग तो इससे इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। पर क्या वाकई इस डर की कोई बुनियाद थी? मम्मी, ये सब क्या कर रहे हो आप? आज नाग पंचमी है और आज ये दूध से भरी हुई कटोरी घर के बाहर रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर इसमें से सुबह तक दूध कम हो जाए, मतलब नाग देवता पर दूध का प्रसाद चढ़ गया और फिर नाग देवता प्रसन्न हो जाएंगे, फिर इच्छाधारी नागिन से हमारे परिवार की रक्षा करेंगे।
राकेश सुन, यहाँ बेटा। माँ सब ठीक है? बेटा मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बोलो ना, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ वो क्या क्या बात, आप इतनी घबराई हुई क्यों? ना वो मैंने कल, हाँ कल क्या क्या राकेश, मैंने पराठा बनाया था, मुझे पता था आज आपको जल्दी जाना है, शाम तक खा लीजिए। थैंक यू भाभी। माँ जी, आप कुछ कह रही थी ना, मुझे बताइए ना, क्या कह रही थी आप? बोलिए। माँ जी, जब तक राकेश वापस नहीं आ जाता मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। बाहर बहुत खतरा है, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। नहीं, माँ माँ आराम से आराम से। माँ गले पे ज्यादा जोर मत लगाइए, डॉक्टर ने बोला है कि चीखने के वजह से आपके गले में बहुत गहरी चोट आई है, उसी के वजह से आपकी आवाज चली गई। पर उसने बोला है कि अगर हमने सही से ध्यान रखा तो कुछ हफ्तों में वापस आ जाएगी। क्या माँ, आप ऐसे मत करो, चोट और गहरी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आवाज वापस नहीं आएगी। माँ आप आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। विशाखा भाभी आप हो क्या? अरे विशाखा भाभी आप इतनी रात को सुनसान जगह पे क्या कर रही हैं? भाभी आप जैसे खूबसूरत औरत को जिसका पति उसे छोड़ के जा चुका है, ऐसे सुनसान जगह पे नहीं चलना चाहिए, सेफ नहीं है ना। अगर आप कहिए तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, बस किराया देना पड़ेगा।
माँ आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अब चलो आप जग गए हो ना, तो ये खिचड़ी खाओ आप। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल? पेन पेपर मैं भी लाया। विशाखा ही नागिन है। इतनी रात को मोटरसाइकिल? यहाँ कोई इसका होगा। विशाखा भाभी, विशाखा भाभी, विशाखा भाभी, तो मनीष भैया नागिन से फंस गया। हेलो राकेश भैया, विशाखा भाभी ने मनीष को डस लिया। विशाखा भाभी ही इच्छाधारी नागिन है भैया। मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है राकेश? यही कि तुम ही हो वो इच्छाधारी नागिन जिसने मेरे दोनों दोस्त मनीष और टीटू की जान ली है। नहीं राकेश, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बात दरअसल कुछ और है। वो मैं बताती हूँ। तुमने मेरी माँ को भी मारने की कोशिश की। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं माँ जी को मारने की कोशिश क्यों करूंगी? मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तुम पे यकीन करके देख लिया। तुमने तो उन्हें मार डाला था। राकेश, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने मेरे दोनों दोस्त को छीन लिया, माँ को मारने की कोशिश की।
बचपन से ही मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप गुजर गए। मेरा ख्याल रखने के लिए ना मेरा कोई भाई था ना कोई बहन। हमेशा से इस दुनिया की बुरी नज़रों से मुझे ही खुद को बचाए रखना था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब मेरी ज़िंदगी में 10 जी आ गए हैं जो मेरा ख्याल रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर रक्षा भी करेंगे। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें तो ना मेरी खूबसूरती से कोई मतलब था ना मुझसे। तभी मुझे एक सपेरा मिला और मैंने उससे जीवा को खरीद लिया। हाँ, जीवा एक नाग है। जब मगन, टीटू जैसे लोगों ने मुझ पर बुरी नज़र डाली तो जीवा ने मुझे उनके गलत इरादों से बचाया। मैं जानती हूँ ये गलत है, मैंने गलत किया, पर मेरे पास और कोई चारा भी कहाँ था। हर बार मैं रोती थी, सोचती थी कि कैसे इसका पश्चाताप होगा, पर शायद इसका पश्चाताप अब मेरे जाने के बाद ही हो सकता है। हाँ, मेरे जाने के बाद ही हो सकता है। मैंने अपनी भाभी का खून किया है। गांव में कोई इच्छाधारी नागिन नहीं थी, वो मेरी भाभी ही थी जो अपने पास रखे हुए सांप से उन लोगों को सजा दे रही थी जो उन पर बुरी नजर डालता था। अगर उन्हें यह पता होता कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत सांप जैसे किसी भी रेप्टाइल को पालना गैर कानूनी है तो शायद वो ऐसा करते ही नहीं। बदलते समय के साथ जिन मान्यताओं में बदलाव नहीं होता, फिर वो अंधविश्वास का रूप ले लेती। और अंधविश्वास आज भी हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहते हैं ना कि भीड़ के पास अपनी कोई सोच नहीं हो। सब मान रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं वाली सोच ही अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। और फिर इसकी जकड़ में आकर कुछ लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बाद पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि भेड़ चाल से बचें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। किसी भी बात, किसी भी खबर की पूरी जांच पड़ताल किए बिना उस पर विश्वास न करें। इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अब बेटा, माँ ये क्या है? देख के चला करो ना। अभी ऑफिस जाने का टाइम है और आप ये ऐसे नाटक लेके बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? देखो जरा इनको क्या हुआ है। ना जाओ ना प्लीज, हल्दी का लेप ले आओ। माँ जी, आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। दरअसल इनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप प्लीज इधर आइए ना, बैठिए। अरे सुमित जल्दी आजा मेरे भाई। अरे मेरी गाड़ी खराब है, मैकेनिक के पास पड़ी है, इसलिए मुझे तेरी हेल्प लेनी पड़ रही है, वरना फिर मैं तुझे कभी। चल तो रहा हूँ मैं आपके साथ भैया, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? अरे मुझे क्लाइंट के यहाँ जाना है, मुझे लेट हो रहा है। एक तो टारगेट अचीव नहीं हुआ है, मेरे लिए कितनी परेशानी है तुझे क्या बताऊं मैं। छोटी, हेलो। हाँ छोटी, कैसी हो तुम? दीदी, आपको एक खुशखबरी बतानी है। क्या तेरे पति ने वापस से तुझे नया मोबाइल गिफ्ट किया क्या? नहीं दीदी, मोबाइल तो बहुत छोटी सी बात है। एक्चुअली हम जिस मकान में रहते हैं ना, वो अब हमारे नाम कर दिया है हमारे सास ससुर ने, मेरे और अजय के। उसी मकान के बेस पर हमने बैंक से लोन ले लिया है
जिससे अजय का नया बिजनेस शुरू हो रहा है आज। क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे नाम घर भी कर दिया? हाँ दीदी, मैंने अपनी सास से एक बार कहा, दूसरे ही दिन उन्होंने घर मेरे और मेरे पति के नाम कर भी दिया। अब लोन भी मिल गया है। अजय को किसी के आगे आप हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और अपने यहाँ टेंशन, EMI और टेंडर, यही सब खत्म नहीं हो रहे हैं। दीदी, मैं तो कहती हूँ कि आप अमित जीजा को भी नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोलिए। उन्होंने ही तो मेरे पति अजय को नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करने के लिए मोटिवेट किया था ना। और तो और आपका मकान लखनऊ के बीच बाजार का है, झट से बिजनेस के लिए लोन मिल जाएगा। हाँ, तो सही कह रही है। खैर छोटी, मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, मैं करती हूँ तुझे थोड़ी देर तक फोन। हाँ ठीक है, बाय बाय। सुनिए, मैं क्या कह रही थी, आपको इतना एक्सपीरियंस है सेल्स का, तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप क्यों नहीं करते? जितनी मेहनत आप बाहर लोगों के लिए करते हैं, उतनी मेहनत आप खुद के लिए करेंगे ना, तो हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सीड मनी की जरूरत होती है। प्लान तो कब से बना रखा है, जिस दिन सीड मनी जमा हो जाएगी बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। मैं क्या कह रही हूँ, अगर हम इस घर पर लोन ले लेंगे ना, तो आपके बिजनेस के लिए कैपिटल भी इकट्ठा हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें तो और उसकी पत्नी मान जाएंगे? हाँ, तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये मकान बेच ही दे देते हैं और सुमित को उसका हिस्सा दे देंगे और अपने लिए किसी अच्छी सी पॉश लोकेलिटी में एक छोटा सा घर ले लेंगे। बाकी बचे पैसे से आपके लिए बिजनेस के लिए कैपिटल भी इकट्ठा हो जाएगा। लखनऊ के बीचों बीच घर है ये, इसका तो अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। क्या हो गया भैया, इतनी रात को आपने क्यों बुलाया? मैं बहुत थक गया था आज। देख सुमित, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। तुझे भी अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब ये पैसा आएगा कहां से? तो मेरे पास एक आइडिया है कि जो अपना घर है, अगर हम इसको बेच देते हैं तो अच्छी खासी रकम आएगी। आधी तू रख लेना, आधी मैं रख लूंगा। अपने अपने सपने पूरे करते हैं। और बेच देंगे मतलब ये तो माँ के नाम पे है, माँ मानेंगी वो? हाँ, तो माँ भी तो अपनी है। मैं उनको एक बार कहूंगी तो झट से मान जाएंगी। ठीक है, देखो जैसे आप लोगों को ठीक लगे। अरे माँ जी, अरे खुश रहो खुश रहो। माँ जी आइए, बैठिए, पहले नाश्ता कीजिए। हाँ हाँ माँ, आज आप हमारे साथ नाश्ता कीजिए। आप ना अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। एक उम्र के बाद सब काम टाइम से होने चाहिए। चलिए, मैं आपको नाश्ता परोसती हूँ। शुरू कीजिए। अच्छा माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि जैसे अभी अमित जी और सुमित भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए तो कैपिटल लगेगा। अगर हम ये घर बेचकर
लखनऊ के किसी पॉश लोकेलिटी में अपने अपने हिसाब से छोटे घर ले लेंगे और उसी हिसाब से थोड़ा कैपिटल भी अरेंज हो जाएगा ना। हाँ माँ, वैसे भी इस मोहल्ले में अब कुछ रखा नहीं है। ये मोहल्ला अब पहले जैसा नहीं रहा। आप देखो ना, गाड़ी तक नहीं काट सकते। और मैं गाड़ी लगा के जाता हूँ, 3-4 हफ्ते में कोई ना कोई उसे रगड़ जाता है, फिर मैकेनिक के पास दो। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और सुमित भी अमित भैया और सपना भाभी से सहमत है। ये घर ना अब आप बेच दीजिए। देखो बेटा, ये घर तुम्हारे बाबूजी ने बहुत प्यार और मेहनत से बनवाया था। इस घर की एक एक ईंट में उनकी रूह बसती है। प्राण त्यागते वक्त उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने जीते जी ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊं। और मेरे बाद ये घर मेरे बच्चों अमित, सुमित और निर्मला में बराबर बटे। मैं अपने जीते जी अपने पति का वचन नहीं तोड़ सकती, इसलिए बेटा ये घर नहीं बेच सकती। सपना, ये सुबह सुबह क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? चलो उठो, घर के अंदर जाओ, मैं जा रहा हूं। सुमित जल्दी आ, ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ये ड्रामा तो चलते रहेगा। अरे तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी आ। भाभी क्या है ये सब? उठिए चलिए। अभी छोड़ दो अब। क्या हुआ? दरवाजे की तरफ। पाची आप क्यों आ गई? मैं देखती हूँ ना। आप चलिए, आपकी दवाई का टाइम हो रहा है। चलिए मैं देखती हूँ। चलिए। भाभी जब छोड़ दो, चलो अंदर। भाभी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जिद छोड़, चलो घर के अंदर। मैं भैया को फोन लगा रही हूँ। हाँ भैया, भैया भाभी अभी तक नहीं उठी, नहीं सुन रहे मेरी कोई भी बात। अब जल्दी से आ जाइए। सपना, ये क्या पागलपन है? सुबह से तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, आखिर क्या जताना चाहती हो तुम? मैं मर जाऊंगी मगर आज इस चौखट से नहीं उठूंगी। क्या हुआ भाभी, सुबह से यहाँ क्यों बैठे हैं आप? सुमित देखना, कुछ समझ ही नहीं रही है, पागल हो गई है। अभी क्या हुआ? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? जाओ अपनी माँ से पूछो, जिनका घमंड उनके बच्चों की खुशियों से बढ़कर है। माँ। भैया माँ कमरे में, मैंने दवाई देकर उन्हें सुलाया है। उन्होंने भी बहुत कोशिश की इन्हें उठाने की, पर ये है कि ये मान ही नहीं रही। आप वकील को फोन कीजिए, इस घर के पेपर्स रेडी करवाइए और माँ जी से साइन करवाने की जिम्मेदारी मेरी, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। सपना, ये सब इतना आसान नहीं है। फिर माँ के साइन कर देने से घर हमारे नाम पर नहीं हो जाएगा। इस घर की पहले रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, उसके बाद ये घर हमारा होगा।
समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? अरे एक बार माँ गिफ्ट डेट पर साइन तो करे, उसके बाद आगे का मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। बुखार से लग रहा है, दवा कहाँ रखी? इधर देखती हूँ। इधर तो नहीं। माँ, अब बहुत हो गया। अब इन पेपर्स पर साइन करूं और ये घर हमारे नाम पर कर दो। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ होकर आप बच्चों के फ्यूचर के बारे में तो नहीं सोच रही, बस अपनी जिद में इस घर की मालकिन बन के रहना चाहती हैं। देखिए माँ, अब जिद छोड़ दीजिए और इन कागजात पर सिग्नेचर कर दीजिए। बेटा, मैंने समझाया था कि मैं नहीं कर सकती हूँ। वैसे बहू, ये दवाई बहुत जरूरी है ना आपके लिए? हाँ बहू, ये दवाई दे दो वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, इसके बिना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी? वैसे ही ना ये घर भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसके बिना हम लोग का फ्यूचर खराब हो जाएगा। समझ रही हैं आप? देखो माँ, समझदारी इसी में है कि आप इन पेपर्स पर साइन करो और ये घर हमारे नाम पर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आज साइन कर ही दीजिए। माँ, अब ये दवाई तो आपको तभी मिलेगी जब आप इन कागजात पर साइन कर देंगी और थोड़ा समझदारी से काम लेंगी। नहीं बहू, ऐसा मत करो। मैंने तुम लोग को बताया ना कि मैं साइन नहीं कर सकती हूँ। साइन नहीं करेंगी तो फिर बुखार में तपती रहेगी। चलिए। नहीं दवा। आज आपने हद कर दी भाभी। आपने माँ से उनकी बुखार की दवाइयाँ छीन ली। आप 3 दिन से उनको झुकाने के लिए लगी हुई हैं और वो है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। भैया, मुझे ना ये मानसिक तनाव झेला नहीं जा रहा है। ये खेल मुझसे खेला नहीं जा रहा है, मुझे नहीं हो पाएगा। हाँ तो ठीक है, जाओ, जाकर अपनी माँ की गोद में बैठ जाओ। अगर तुम्हें इस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए तो। माँ झुकेंगी भी और टूटेंगी भी, जैसे सूखी टहनी पैर के नीचे चटकती है। उसके लिए बस हमें उनकी तकलीफ को और गहरा करना होगा। सुनैना सही कह रही है। अगर माँ झुकेगी नहीं तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। करो जो सही लगे।
लगी है और डायबिटीज की दवा भी खाना है। बेटा बेटा दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है, दवा खाना है डायबिटीज की। बेटा दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है? मुझे दवा खानी है मुझे। माँ जी, कल आपको बुखार था इसलिए आपको खाना दे दिया था। आज खाना सीधे दोपहर में मिलेगा। बेटा बेटा मुझे कोई खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। मुझे डायबिटीज की दवा खानी है, कोई दे दो बेटा। ऐसे क्या देख रही हैं? सूखी रोटी है। सपना भाभी का दिल बहुत बड़ा है जो आपको सूखी रोटी दे रही है। मैं होती ना तो ये भी ना देती। जब तक आप प्रॉपर्टी के कागजात पे दस्तखत नहीं करेंगी आपको सूखी रोटी ही मिलेगी। अगर दवा खानी है तो ये सूखी रोटी खानी। भैया भैया, दीदी क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? दीदी का फोन आया था, माँ के बारे में पूछ रही थी और उसकी आवाज से ऐसा लगा कि उसे शक हो गया है। पूछ रही थी से माँ से क्यों बात नहीं हो पा रही है। ये निर्मला दीदी भी ना खुद तो लंदन में अपने पति के साथ अय्याशी कर रही है, लेकिन यहाँ हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना भूलती नहीं है। ये तुम लोगों की ना दीदी ही हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ को सर पर चढ़ा रखा है। लेकिन अगर निर्मला दीदी को पता चल गया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन दीदी को शक कैसे हो रहा है? माँ से तो उसकी कितने दिनों से बातचीत ही नहीं हुई, माँ का तो फोन खराब है। एक मिनट, कहीं माँ हम सबसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं कि उनका फोन खराब है? क्योंकि हम में से तो किसी ने उनका फोन चेक किया नहीं ना। अरे तुम कहाँ जा रही हो? फोन कहाँ है आपका? मैंने पूछा फोन कहाँ है आपका? मेरा फोन तो नहीं, वो तो खराब पड़ा है। झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अगर आपका फोन खराब है तो निर्मला दीदी को हमारे की सारी बातों का पता कैसे चलता है? तो निर्मला को कोई फोन नहीं किया। माँ, निर्मला का फोन आया था, वो हम पर शक कर रही थी। आपकी उनसे कोई बात हुई है क्या? सच बताइए। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। हाँ दीदी, हाँ घर पहुंच गया हूँ। हाँ माँ से बात करवाता हूँ। दीदी से बात कीजिए। हेलो। हाँ बेटा,
हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ सब ठीक है। तुम कैसी हो बेटा? ना ना, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं समय पे दवाई लेती हूँ। ये लोग बहुत अच्छी तरह मेरा ख्याल रखते हैं। हाँ ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम खुश रहो। क्या बात है सपना, आज इतनी सेवा? हम मम्मा पापा बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? मजाक तो नहीं कर रही हो ना? ओ सपना, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। चलो ये खुशी जाकर सबको सुनाते हैं। अरे सुमीत, बाहर निकल। क्या सो रहा है अंदर? जल्दी आ, बाहर आ। सुमीत। हाँ अरे आता हूँ। हाँ इधर आ। क्या हो गया? क्या इतने खुश क्यों हो? माँ मान गई क्या? अरे वो भी मान जाएगी, उससे बड़ी खुश खबर है। तो क्या हो गया? अरे तू चाचा बनने वाला है। हाँ, हाँ, माँ बनने वाली है। अरे इस बात पे तो सेलिब्रेशन होना चाहिए फिर। हाँ तो होना चाहिए ना, इसीलिए तो बुलाया तुझे। बेटा, बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। अरे माँ जी, आइए ना। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है बेटा, तुम लोग बहुत हंस रहे हो। हाँ माँ, बात ही कुछ ऐसी है। आप है ना, दादी बनने वाली है, सपना माँ बनने वाली है। घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। माँ, कितनी खुशी का मौका है ना। तो इस खुशी को दूना करते हैं। आज आप इस घर के पेपर्स पे साइन करके ये घर हमारे नाम कर दीजिए, ताकि हमारा जो नन्हा मेहमान आने वाला है वो अपने नए कदम नए घर में रखे। दादी बनना बड़े सौभाग्य की बात है।
लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे बाबूजी का दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकती। ये घर मेरे तीनों बच्चों का है। मेरी मौत के बाद तीनों में बराबर बटेगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। इनको हमारी बात समझ ही नहीं आती। मैं बताती हूँ उनको। क्या बात है बहू? आप ऐसे नहीं मानोगी ना? चलिए। हाँ, ये क्या कर रही हो बहू? हार में गया आपका वादा। आप ना सिर्फ एक बोझ है, और एक बोझ को कैसे रखा जाता है ये आज मैं आपको बताऊंगी। आप ना प्यार की भाषा आपको समझ ही नहीं आती। ऐसा मत करो। माँ समझने वाली नहीं है। क्या कर रहे हो? ये तो सोचना पड़ेगा। सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, इसके चक्कर में रहेंगे तो ये खुशी ऐसे ही चली जाएगी। विस्की मेरे पास है। हाँ तो लेकर आ, किसने रोका तुझे? जा। हाँ, हाँ, मूड बनाए, ऑफ तो कर दिया उसने। प्यार की भाषा तो आपको समझ ही नहीं आती ना। आज से आपका बाहर जाना, खाना पीना सब कुछ बंद। मैं भी देखती हूँ कब तक आप साइन नहीं करती। चलिए भाभी। माता पिता तो बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना ही करते हैं, लेकिन इसकी कद्र कितने बच्चों को होती है, यह बड़ा सवाल है। माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करना अपराध ही नहीं, पाप भी है, जिसकी माफी शायद विधाता के चरणों में भी नहीं मिलेगी। अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हुए लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि अगर उनके बच्चे बड़े होकर उनके साथ यही बर्ताव करेंगे तब कैसा लगेगा उन्हें। क्यों भूल जाते हैं लोग कि अपने कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है। जिन्होंने आपको पाला पोसा, उनकी आंखों में जब आपकी वजह से आंसू होंगे और आपको लगेगा उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, तब भी घर की दीवारें गवाही देंगी कि आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया। सरला देवी के बहू और बेटे उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, उसकी परिणति क्या होगी, आइए देखते हैं। कोई तो आ जाओ। भगवान, मुझे किस पाप की सजा दे रहा है जो
तूने मुझे ऐसी संतान दी है। भूख लगी है। इतना कम पानी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको दिए हुए वचन को नहीं निभा सकती। अगर मैं उन लोगों के नाम नहीं करूंगी तो वो लोग मुझे भूखा प्यासा मार डालेंगे, मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ये नहीं सहन कर सकती। माँ जी देखिए, मैंने अपने हाथों से पूरी भाजी बनाई है और आपकी मनपसंद खीर भी। अरे नहीं नहीं, रुकिए माँ जी, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, पहले जरा इन कागज पर सिग्नेचर तो कर दीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खा लेने दो। माँ, पहले आप इन पेपर्स पे साइन करेंगी, उसके बाद खाएंगे। हेलो, हाँ दीदी, आज तो माँ के लिए घर में स्पेशल खाना भी बना है, खीर बनी है। खीर? सपना, तुम जानती हो ना वो डायबिटिक है, शुगर है उन्हें, और फिर भी तुम उन्हें खीर दे रही हो? अरे नहीं नहीं दीदी, ज्यादा नहीं देंगे,
हेलो। हाँ दीदी, सुमित बात कर रहा हूँ। नहीं, आप चिंता मत करो, ज्यादा नहीं देंगे। सुमित, मेरी माँ से बात कराओ 1 मिनट। माँ से? माँ, हाँ बेटा, कैसी हो? वो मैंने ही जिद करके खीर बनवाई थी, मेरा बहुत खाने का मन था, इसलिए। बेटा, मैं ठीक हूँ, अब मैं रखती हूँ। वो खाना खा रही थी ना, इसलिए। अच्छा हुआ निर्मला दीदी को कुछ पता नहीं चला। माँ, आप इन पेपर्स पर साइन कर दो, इसी में सबकी भलाई है। सपना बेटा, तुम अपना ध्यान रखना। तुम माँ बनने वाली हो ना, मैं दुआ करती हूँ तुम्हें बिल्कुल अमित जैसा ही बेटा मिले, लेकिन बस वो अपनी माँ को जंजीरों में बांध कर न रखे। माँ जी, आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं क्या? हाँ? आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं? भाभी, अरे भैया क्या कर रही है? पागल हो गई हो क्या? छोड़िए भाभी, सपना छोड़ो, छोड़िए भाभी, छोड़िए भैया, पकड़, क्या कर रही हो? अभी छोड़िए। छोड़िए छोड़िए। मम्मा, तेरे साथ इन लोगों ने इतना सब कुछ किया, तूने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? हमेशा झूठ बोलती रही, क्यों सामना इतना सब कुछ? और तुम लोगों को अगर ये घर चाहिए था, पैसे चाहिए था, मुझे बोल देते ना। माँ को इस हालत पे लाने की क्या जरूरत थी? सुमित, तुम अपना फोन बंद करना भूल गए थे। मैंने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ। तुम्हारे हर शब्द और साजिश, माँ की चीखें, उनकी भूख, सब कुछ इस फोन में है। अगर मैं टाइम पर नहीं आती, तो तुम सब दरिद्र मिलकर मेरी माँ को मार ही डालते। बस बहुत हो गया। शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और हत्या की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार करो इन सबको। नहीं सर, अरे सपना बेटा, अरे मैंने तुझे बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने तो बस तुम्हें दुआ दी थी कि अमित जैसा बेटा किसी को ना मिले जो अपनी माँ को जंजीरों में बांध के रखे। जिन्होंने हमें जन्म दिया उनकी उपेक्षा करें, और जिन्हें हम जन्म देने वाले हैं उन पर सर्वस्व न्यौछावर कर दें। क्या यही है जीवन का अर्थ? जीवन एक चक्र है, जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। अगर आज अपने माता पिता की उपेक्षा करेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी उसी नजर से देखेंगी। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां बुजुर्गों को सम्मान मिले, जहां उनके अस्तित्व को बोझ न समझा जाए बल्कि अनुभव और मार्गदर्शन के रूप में सराहा जाए। बुजुर्ग हमारी जड़ें हैं, और बिना जड़ों के कोई भी वृक्ष कभी हरा भरा नहीं रह सकता। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का
क्राइम आज।